हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर विलियन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 200 ग्राम जल में 26.66 ग्राम कार्बनिक पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब में 0.0870 mm की कमी आती है। इसी ताप पर जल का वाष्प दाब कितना है? 2.036 mm है। कार्बनिक पदार्थ का अनुभार हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है। अब इसे हम थोड़ा डायग्राम रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में कहने जा रहा है कि हमने एक पात्र लिए है, उस पात्र को हमने कितने तापमान पे लिए? 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिए। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 200 ग्राम जल में मतलब कि यहाँ पर क्या भरा हुआ है? आपका 200 ग्राम जल भरा हुआ है। यहाँ पर कितना ग्राम जल भरा हुआ है? 200 ग्राम जल भरा हुआ है। कितनी मात्रा घुली हुई है इसकी? 200 ग्राम जल भरा हुआ है। अब इस 200 ग्राम जल में हम बाहर से क्या मिलाते हैं? बाहर से हम कोई कार्बनिक पदार्थ घोलते हैं। मतलब कि इस जल में 200 ग्राम जल में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम 26.66 ग्राम का कोई बाहर से क्या मिलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। वो कार्बनिक पदार्थ क्या है उसकी जानकारी में नहीं दी गई है। तो कार्बनिक पदार्थ घोलते हैं तो वाष्प दाब में जो आपकी कमी आती है वो कितने की आती है? तो वाष्प दाब में जो आपकी कमी रहती है, मतलब कि वाष्प दाब में एक प्रकार से अवनमन, वाष्प दाब में जो कमी रहती है वो कितने की कमी आती है? 0.0870 mm की क्या आती है? आपकी कमी आती है। बेसिकली इतने की कमी आती है। ओके, अब देखिए इसी ताप पर जो जल का जो वाष्प दाब है वो 2.036 mm है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब कि यदि मैं 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही क्या लू, यदि मैं इसे 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि मैं 200 ग्राम जल लू, लेकिन उसमें मैं इस 26.66 ग्राम पदार्थ को ना मिलाऊं, इस 26.66 ग्राम पदार्थ को ना मिलाऊं और यहाँ पर कितना जल लू? 200 ग्राम जल ही लू, 200 ग्राम जल ही लू, तापमान भी वही लू 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, और केवल पात्र में जल हो, बाहर से कोई भी कार्बनिक पदार्थ ना हो, तो इसी ताप पर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही जो जल का वाष्प दाब है वो कितना दिया है आपका? मतलब कि इस जल का जो वाष्प दाब दिया है वो कितना दिया है? 2.036 mm दिया हुआ है। कितना दिया हो? 2.036 mm दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर केवल आपका एक प्रकार का द्रव भरा है, वो द्रव कौन सा है? जल है। और यदि केवल एक ही प्रकार का द्रव भरा रहता है तो जो भी वाष्प दाब होता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? P0 दे देते हैं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने यहां से दिया है, मतलब कि उसने यहां से शुरू किया है, यहां से स्टोरी शुरू किया है, लेकिन उसे स्टोरी करना था यहां से शुरू, लेकिन उन्हें आप लोगों को क्या करना था? एक प्रकार से घुमाना था, एक प्रकार से आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करना था। तो उन्होंने क्या किए, सबसे पहले ये वाला पार्ट दिया, उसके बाद ये वाला दे रहे हैं। हाँ, यदि इस क्वेश्चन को हम ढंग से समझना चाहे तो क्या होना था कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल का वाष्प दाब है, जो केवल जल का वाष्प दाब है वो 2.036 mm ऑफ Hg है, या mm भी कहे तो चलता है, mm है। अब मैं इसी जो 200 ग्राम जल है आपका, उसमें मैं क्या मिलाता हूँ? 26.66 ग्राम क्या मिलाता हूँ? बाहर से मैं कोई कार्बनिक पदार्थ मिलाता हूँ। हाँ, तो जो वाष्प दाब में जो कमी आती है वो कितने की आती है? 0.0870। ऑब्वियस ही बात है। देखिए जब आपका केवल एक प्रकार का द्रव भरा था तो इसका वाष्प दाब अधिक आएगा, लेकिन जैसे इसमें मैं कोई कार्बनिक पदार्थ मिला दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है उसका जो वाष्प दाब आएगा वो बेसिकली कम आएगा। ये हम सीख चुके वाष्प दाब में अवनमन में। तो वाष्प दाब में वाष्प दाब आपका कम आएगा, तो इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब ऑब्वियसली बात है, इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा? आपका कम होगा। तो वाष्प दाब में जो कमी आ रही है, इन दोनों की जो कमी आ रही है वो कितनी दी है? 0.0870 mm दी है। तो ऐसा होना था क्वेश्चन, लेकिन उसने आपको क्या कर लिया? सोचने पे मजबूर करने के लिए पहले आपको ये वाला पार्ट समझा दिया कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 ग्राम जल में 26.66 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को हमने घोले हैं, तो वाष्प दाब में जो कमी आ रही है वो इतने की आ रही है। फिर उसके बाद वो दे रहा है आपको
जो उसे पहले देना था वो, ताकि आपको वो सोचने पे मजबूर कर सके। फिर हमें बेसिकली क्या ज्ञात करना है, कार्बनिक पदार्थ का अणुभार क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब ये जो हमने 26.66 ग्राम कार्बनिक पदार्थ मिलाया है, इसका अणुभार ज्ञात करना है। जैसे कि देखना क्वेश्चन है बड़ा, कई बार वो अणुभार नहीं देता था, वो ये दे देता था कि आपको कार्बनिक पदार्थ के स्थान पे कोई भी कार्बनिक पदार्थ दे देता है, या तो यूरिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका अणुभार हम आसानी से निकाल लेते थे, है कि नहीं। लेकिन अब उसने केवल कार्बनिक पदार्थ लिख के दिया है, उसकी मात्रा लिख के दिया है, और हमें अब क्या करना है, इस कार्बनिक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। अब हम कैसे ज्ञात करें, तो उसी को अब हम सीखने वाले हैं। देखिए अब बेसिकली क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। हाँ देखिए, पी नॉट का मान दिया, वो कितना दिया है, 2.036 mm दिया है। उसके बाद वाष्प दाब में कमी भी दी हुई है, कितने की कमी दी हुई है, 0.0870 mm दी हुई है। आप बता सकते हैं वाष्प दाब में कमी कैसे निकालते हैं। अब इसी बात है, इसका वाष्प दाब ज्यादा आता है, इसका वाष्प दाब कम आता है। तो जैसे कि एक है 10, एक है 5, अब बताइए 10 और 5 में कितने की कमी है, 5 की कमी है। तो हम कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, अधिक में से हम जो आपका कम रहता है उसको घटा देते हैं, तो हमें कमी प्रॉपरली प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से इसका वाष्प दाब अधिक है, इस विलयन का वाष्प दाब क्या है, आपका कम है। तो यदि मैं इसमें से इसके वाष्प दाब को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, वाष्प दाब में कमी, जो कि कितनी दी हुई है, 0.0870। मतलब ये बेसिकली जो है आपको ये वैल्यू किसकी दी हुई है, वो वैल्यू दी हुई है पी नॉट। मतलब इस केवल जब जल भरा हुआ उसका वाष्प दाब माइनस पीएस मतलब विलयन का वाष्प दाब को जब हम घटाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 0.0870 mm। तो बेसिकली आपको पी नॉट माइनस पीएस का मान भी दे रखा, कितना दे रखा है, 0.0870 mm दे रखा है। पी नॉट का मान भी दे रखा है। बेसिकली समझ में। देखिए वाष्प दाब में कमी हम कैसे निकालते हैं, ऑब्वियस बात है, अधिक जिसका वाष्प दाब है उसमें से अधिक कम वाष्प दाब वाले को घटा देंगे तो हमें वाष्प दाब में कमी मिल जाएगी। तो मैंने पी नॉट जो कि अधिक था इसका, पीएस ऑब्वियसली बात है, विलयन का क्या होगा, कम, क्योंकि हमने कोई कार्बनिक पदार्थ बाहर से मिला दिए। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, वाष्प दाब में कमी, और उस वाष्प दाब में कमी का मान कितना दिया है, 0.0870। साथ ही साथ आपको पी नॉट का मान भी दिया है 2.036 mm दिया हुआ है। तो इतना आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, बेसिकली कार्बनिक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दी हुई है, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक सूत्र आप जानते हैं, और उस सूत्र को मैं आपको बताना चाहूंगा, पी नॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। यही है वो सूत्र। देखिए आपको पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू दी है, बिल्कुल, पी नॉट की वैल्यू दी है, बिल्कुल। अब W1 क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा। यहाँ विलेय पदार्थ कौन सा, आपका कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी दी है, 26.66 ग्राम। W1 का मान भी दिया है, M1 का मान तो हमें ज्ञात करना है, वो क्या होता है, विलेय पदार्थ का अणुभार, और वही तो ज्ञात करना है, कार्बनिक पदार्थ का अणुभार। अब बात आती है M2 और W2 की। M2 क्या होता है, विलायक का अणुभार, और W2 क्या होती है, विलायक की मात्रा। अब बताओ ने कार्बनिक पदार्थ को किस में घोले है, अब इसी बात है, जल में घोले है कि नहीं। देखो ना, 200 ग्राम जल में 26.66 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को घोलने पर, मतलब कि हमने जल में क्या करे है, घोले हैं। तो बताओ जल का अणुभार कितना होता है, 18। W2 क्या होता है आपका, W2 जो होता है वो होता है बेसिकली आपका, क्या होता है, W2 आपका जल की मात्रा। तो जल की मात्रा कितनी दी है, 200 ग्राम। आप जैसे इन सभी मानों को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका ऑब्वियस बात क्या आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप करने का प्रयास करते हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखना, मैटर ये नहीं करता है कि आप क्वेश्चन को कितना सही बनाते हैं, मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। तो आपको पैकेजिंग अच्छे से करनी, जैसे चॉकलेट को देखकर आप कभी प्रभावित नहीं होते, उस पे जो रैपर लगा होता है उसे देखकर आप प्रभावित होते हैं। तो उसी प्रकार से आपका आंसर गलत है सही है कैसा, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब है आप किस प्रकार से लिखते हैं। तो अब हम वही सीखेंगे। जब आप इसी प्रकार से अच्छे से निरंतर देखेंगे किस प्रकार से मैं करता हूं सॉल्यूशन, तो आप आसानी से सीख पाएंगे किस प्रकार से अच्छे से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना रहता है, दिया है, बताइए आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो आपको दिया है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, क्या दी हुई है आपको, इस प्रकार से लिखना है, कार्बनिक
पदार्थ की मात्रा है, कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया आपका, कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान वो दिया है 26.66 ग्राम। देखिए कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी दी है, 26.66 ग्राम। फिर क्या दिया आपका, जल का द्रव्यमान दिया है। बेसिकली कई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं जल की मात्रा, और इस बात ऐसे लिखना था, हमें लिखना था जल का द्रव्यमान, वो कितना दिया आपका 200 ग्राम दिया हुआ जल का द्रव्यमान। ये तापमान का कोई काम नहीं है आपका। हाँ, उसके बाद आपको क्या दिया है, वाष्प दाब में कमी, अर्थात वाष्प दाब में आपको अवनमन दिया हुआ है, वाष्प दाब में अवनमन दिया है, कमी है उसका मतलब, लेकिन आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वो कितना दिया है 0.0870 mm। और एक बात याद रखना, कई बच्चे मात्रा लिखना भूल जाते हैं, बस 226.66 0.0870 मात्रा लिखना भूल जाते हैं। उसके बाद क्या दिया है, जल का वाष्प दाब, क्या दिया आपको, जल का वाष्प दाब दिया है। हाँ, जल का वाष्प दाब, जो जल का वाष्प दाब क्या होगा आपका P0, क्योंकि केवल जल है ना, जब आपका पात्र में केवल जल भरा है तो उसका वाष्प दाब कितना दे रखा है 2.036 mm दे रखा हुआ है। तो कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, आपका W1 बोल सकते हैं। जल का द्रव्यमान इसे क्या बोल सकते हैं, W2 बोल सकते हैं। वाष्प दाब में अवनमन इसे क्या बोल सकते हैं, आपका हम P0 माइनस PS बोल सकते हैं। और जो जल का वाष्प दाब है वो कितना हो जाएगा, P0 हो जाएगा। इतना बेसिकली आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या लिखना है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बेसिकली हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कार्बनिक पदार्थ का अणुभार। हमें बेसिकली ज्ञात क्या करना है, कार्बनिक पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है, कि आपका अणुभार कितना है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ का अणुभार मतलब कि हमें M1 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, M1 का मान ज्ञात करना है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि सूत्र, किस सूत्र से, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। जानते हैं सूत्र को, अब अप्लाई कीजिए। P0 माइनस PS की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 0.0870 डिवाइड बाय P0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.036 इज इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ऑब्वियसली बात 26.66। M1 का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, इनटू M2 का मान दिया हुआ है, आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जानते हैं M2 का मतलब विलायक का अनुभार। विलायक कहाँ है, अभी जल है, तो जल का अनुभार कितना होता है आपका 18, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा 18। W2 क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान मतलब जल का द्रव्यमान, जो भी कितना दिया आपका 200 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ आपका 200 ग्राम दिया हुआ है। अब हम बेसिकली किसका मान ज्ञात करना है, इस M1 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस M1 को एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर या फिर एक साइड में केवल M1 होगा और इस साइड में क्या होगी, पूरी वैल्यूज होगी। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, देखिए इस 2.03 जो कि किस में अभी अपॉन में है, मतलब भाग की परिस्थिति में, जब इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा की परिस्थिति में आ जाएगा। ओके, और बेसिकली ये जो M1 है ये भी किसकी परिस्थिति में, भाग की परिस्थिति में, इस साइड में आ जाएगा तो किसकी स्थिति में आ जाएगा, गुणा की स्थिति में। तो फाइनली 0.0870 ये भाग की परिस्थिति में था, इस साइड में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, इज इक्वल टू देखिए 26.66 गुणा ये 18 जैसा का वैसा डिवाइड बाय M1 तो चलेगा, इधर इधर क्या बचेगा आपका 200 बचेगा। अब देखिए ये किस में था, यहाँ पर भाग में था, इस साइड में आया तो किस में आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। भाग में था, इस साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2.036 कितना आ जाएगा आपका 2.036 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.06 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा और लॉजिक लगाइए कि 0.0870 इंटू M1। फाइनली हमें इस M1 का मान निकालना है, तो मैं 0.0870 को भी इस साइड में भेज देता हूँ, प्रॉब्लम ही खत्म। जैसे हम सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा M1 का। तो अभी देखिए गुणा की स्थिति में 0.0870 इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका M1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26.66 इंटू 18 इंटू 2.036 डिवाइड बाय 200 कितना हो जाएगा 200 इंटू, देखो गुणा की स्थिति में था, किस में आ जाएगा, भाग में, तो 0.0870। तो फाइनली जो आपका M1 का मान है 56.15 ग्राम मोल प्रति लीटर। तो फाइनली जो आपका M1 का मान आ जाएगा, जैसे आप इन सबको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 56.15 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए बच्चों का डाउट रहता है कि ये जो है इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करें, है कि नहीं। तो इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम चला जाता है एग्जाम में। हालांकि आप यदि मैथ्स के छात्र हैं और बायो के भी छात्र होंगे तो बेसिक गणित है जो कि सबको आती है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट लगेगा और गलत होने की संभावना रहेगी। तो हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को हमें कहां तक लिखना, हमेशा याद रखना क्या दिया है वो लिख लीजिए, क्या ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र है, मानों को इस प्रकार से रख दीजिए। जहां फाइनली हमें पूरा सॉल्व करना है वहां पे लाके रोक दीजिए। उसके बाद जितने भी बच्चे क्वेश्चन है उनको पहले कर लीजिए। उसके बाद यदि टाइम बचता है तो इसे सॉल्व कीजिए। अब मान लो टाइम नहीं बचता, आपने फिर भी इतना तो कर दिया है ना, तो आपके केवल आधे नंबर कटेंगे, केवल और केवल आधे, 1 नंबर भी नहीं काट सकता वो। मतलब कि यदि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3.5 नंबर तो पक्के है। ओके, तो प्रयास कीजिएगा कि आप यहां तक सॉल्व कीजिए, उसके बाद पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद इसे यदि टाइम बचता है तो हल कीजिए, और नहीं भी करते तो आपके अधिक से अधिक आधे नंबर
कटेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।